Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up memory-based questions of SNAP 2023 slot 3 that happened on 22nd of December और 27 दिसंबर का भी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट देयर इज अ स्लाइट प्रेडिक्शन ऑन स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. वैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज प्रेडिक्शंस बिकॉज in any case we have a very limited data, so we cannot be very sure about these predictions, but let us see since many students are asking. So I think that for any slot, for any percentile, there will be a definite rise in the scores, in the percentile required scores for a definite percentile as compared to 2022. And why? Because slot 2 and definitely on all slots quant was relatively easier as compared to previous year, as compared to 2022. This was slightly easier, on the easier side this year. And slot number 2 that happened on the day 2, that will definitely increase the percentile scores. So my prediction is that 99 will be around 41 to 42. 41 पर है और अच्छा है, और लो चला जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज मच बेटर. प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए और लोअर साइड में जाए, दैट इज मच बेटर. 98, अराउंड 38, 39 एंड सो ऑन. सो दीज आर द वैल्यूज. ठीक है, फॉर योर रेफरेंस यू कैन चेक देम एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली. क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. ठीक, टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, दे आर नॉट रियल. जब तक रियल नहीं आता, एक्चुअल परसेंटाइल नहीं आता, दीज आर जस्ट प्रेडिक्शंस, चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो, बिकॉज एनी वे डेटा इज नॉट दैट मच, ऑब्वियसली लिमिटेड डेटा ही होगा. फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग इज, टू पैसेंजर्स Sindhu and Bindu of a train have total of 70 kilograms of luggage and are charged for excess of the weight that is allowed for free as rupees 1500 and rupees 3000 respectively. If the luggage belonged to any one of them, he would have been charged rupees 5750. Find how much luggage Sindhu is carrying. So there are two passengers और total उनके पास जो luggage है उसका वैल्यू हमें गिवन है, that is 70 kilograms and they are charged for excess of the weight. क्या कोई ऐसा है आप में से जिसको ट्रेन में एक्सेस वेट के लिए चार्ज किया गया हो? अगर किया गया हो तो कमेंट में बताना. ठीक है, though it rarely happens but it does, there is a rule. So charge for the excess of the weight that is allowed for free as rupees 1500 and rupees 3000. तो हुआ क्या कि there is some quantity which is allowed for free in any train, कि जितना आप अगर वेट लेके जाते हो साथ में तो you are definitely allowed for free, और उससे एडिशनल कुछ वेट लोगे तो उसके लिए you will be charged extra. ठीक है, सो लेट अस से इस सिंधु के केस में भाई फ्री वेट तो उसने लिया ही होगा, ऑब्वियसली वहां तक एक क्वांटिटी तक उसको फ्री रहा होगा, और एडिशनल जो वेट था उसका दैट वाज इवन. लेट अस अज्यूम दैट. एंड फॉर बिंदु द एक्स्ट्रा वेट इज E2 एंड वी नो कि इवन के लिए सिंधु को 1500 रुपीज चार्ज किया गया है एंड फॉर E2 बिंदु हैज बीन चार्ज 3000 रुपीज. ठीक है, और ये वेट्स हमारे किलोग्राम्स में है. इफ द लगेज बिलोंग टू एनी वन ऑफ देम, यानी कि किसी एक के पास ही सारा का सारा लगेज होता तो वेट कितना हो जाता? देन द वेट वुड हैव बीन F प्लस E1 प्लस F प्लस E2. बट अगर ऐसा होता तो यू नो कि फ्री तो इतना ही रहता ना, बाकी पोर्शन पे चार्ज किया जाता. सो इफ द लगेज बिलोंग टू ओनली वन ऑफ देम ही वुड हैव बीन चार्ज रुपीज 5750. और 5750 किसके लिए चार्ज किया गया है? इस वेट के लिए E1 प्लस F प्लस E2 के लिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड वी नो E1 के लिए चार्ज किया गया 1500 रुपीज, E2 के लिए चार्ज किया गया 3000 रुपीज. तो डेफिनेटली F के लिए कितना चार्ज बचा? E1 के लिए 1500, E2 के लिए 3000, टोटल 4500 हो गया, यानी कि रिमेनिंग है फ्री के लिए F के लिए, F वेट के लिए चार्ज किया गया 1250 रुपीज. इज इट क्लियर? ठीक है, F वेट के लिए चार्ज किया गया 1250 रुपीज. सो बाय दैट लॉजिक वी नो कि F वेट के लिए चार्ज किया गया है 1250, E1 के लिए चार्ज किया गया 1500 और E2 के लिए चार्ज किया गया 3000. तो अगर पूरे वेट के लिए चार्ज किया जाता, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वेट ही पता लगाना है कि लगेज कितना कैरी किया हुआ सिंधु ने, तो पूरे वेट के लिए चार्ज किया जाता तो इस F के लिए चार्ज होता, इसके लिए भी चार्ज होता, इसके लिए चार्ज कितना होता? 1250. तो 1250 प्लस 5750, यानी कि इफ ऑल द लगेज वॉज चार्ज इन दैट केस टोटल चार्ज होता 7000 रुपीज का. और ये 7000 रुपीज का चार्ज हो रहा है 70 kg लगेज के लिए, फॉर 70 kg किलोग्राम्स ऑफ लगेज. इजंट इट सो? ठीक है, 70 किलोग्राम्स ऑफ लगेज के लिए चार्ज हो रहा है, एंड इफ 70 किलोग्राम्स के लिए 7000 का चार्ज हो रहा है, दैट इंप्लाइज कि पर केजी चार्ज कितना है? दैट इज 100 रुपीज. 100 रुपीज. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितना लगेज सिंधु कैरी करती है. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंधु फॉर द फ्री लगेज दे वुड हैव बीन चार्ज ऑफ 1250 रुपीज
प्लस एक्स्ट्रा लगेज के लिए 1500, टोटल हो गया 2750। 2750 फॉर टोटल लगेज, तो 2750 डिवाइडेड बाई 100, आंसर विल बी 27.5 kilograms. Is this clear? Option C will be the answer. अच्छा, ऑप्शंस आर क्रिएटेड बाय मी, एग्जाम के ऑप्शंस डिफरेंट रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एग्जाम वाले हैं, मेमोरी बेस्ड, बट ऑप्शंस आर नॉट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is saying X completes 2/3 of a work in 8 days. So X is completing 2/3 of a work, 2/3 of a work in 8 days, while Y completes 1/3 of the same work in 6 days, and Z completes 3/4 of the work in 6 days. So इससे we can find out कि X को total work complete करने में कितना टाइम लगता है। अगर 2/3 वर्क कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, टोटल वर्क कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, 8 into 3/2, which is equal to 12 days में। Similarly for Y will complete the work in 6 into 3/1, which is 18 days, and for Z will complete work on 6 into 4/3, which is 8 days में। 12, 18 और 8 का LCM ले लेंगे, that will assume as total work will be 18 into 4, 72 units. So if total work is 72, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी एक्स वाई और जेड की रिस्पेक्टिवली। एक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 यूनिट्स, वाई की हो जाएगी 9 यूनिट्स और जेड की हो जाएगी वाई की हो जाएगी 4 यूनिट्स और जेड की हो जाएगी 9 यूनिट्स। यानी कि तीनों मिलकर साथ में कितना वर्क करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना काम करेंगे, दैट विल बी 6 + 4 10 + 9 19 यूनिट्स वर्क करेंगे। और क्वेश्चन इज सेइंग दैट 3 डेज तक एक्स वाई एंड जेड ने साथ में वर्क किया है, तो 3 डेज में दे विल बी कंप्लीटिंग 19 into 3 57 यूनिट्स ऑफ वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, जो अकेले वाई को करना है, रिमेनिंग वर्क विल बी 72 - 57, which will be 15 units. That work has to be completed by Y. So time taken by Y will be equal to number of units of work remaining divided by efficiency of Y, which is 4. 15/4 will be the answer, which is 3.75 days. Option B. Is it clear? ठीक है, कोई दिक्कत? देर इज अनदर वे टू लुक एट द सेम वैल्यूज, कि हमें पता है एक्स 2/3 वर्क कर रहा है 8 डेज में, 8 डेज में 2/3 वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 3 डेज में कितना वर्क करेगा एक्स, 2/3 का 3/8, ठीक है। भाई 2/3 वर्क कर रहा है वो 8 डेज में, तो 3 डेज में वर्क करेगा 2/3 का 3/8, यानी कि 2/8 विच इज 1/4 वर्क। सिमिलरली वाई 1/3 वर्क कर रहा है 6 डेज में, 3 डेज में वर्क करेगा 1/3 into 3/6, विच विल बी 1/6। एंड जेड 3 डेज में 6 डेज में वर्क कर रहा है 3/4, 3 डेज में करेगा 3/4 into 3/6, यानी कि दिस वैल्यू भी 9/24, विच इज 3/8। 3/8 जेड कर रहा है, 1/6 कर रहा है वाई और 1/4 कर रहा है एक्स। टोटल मिला के 3 डेज में कितना वर्क कर लिया इन्होंने, एलसीएम लिया हमने 24, एक्स के लिए वैल्यू आया 6, वाई के लिए आया 4 और जेड के लिए आया 9। तो 19/24 वर्क इज कंप्लीटेड। रिमेनिंग कितना है 5/24, और ये 5/24 कंप्लीट करना है वाई को कंप्लीट करना है, और वाई 6 डेज में कर रहा है 1/3, तो एक दिन में करेगा 1/18, तो 5/24 डिवाइड बाई 1/18 कर देंगे, तो आंसर विल बी 5/24 into 18, सो 15/4। क्लियर है? तो इस तरह से भी यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन, और वैल्यूज अगर और आसान होंगी तब तो फिर इसमें सेकंड्स लगेंगे। दोनों तरीके सही हैं अपनी जगह पे, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, इनफैक्ट दोनों में ही होना चाहिए और दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि डायमंड का जो भी प्राइस है, जो भी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अ डायमंड, कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। अ डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट इन द रेशियो 1:2:3:4। तो इनिशियली कितना वेट रहा होगा, अगर आफ्टर बीइंग ब्रोकन रेशियो है वेट्स का 1 2 3 4, तो इनिशियली वेट कितना रहा होगा 1 + 2 + 3 + 4, विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये तो वेट की वैल्यू हो गई। और कॉस्ट के टर्म्स में बात करें, कॉस्ट क्योंकि वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वेट का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर विल बी 100, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 16 + 9 25 + 5 30, यानी कि 100 यूनिट्स वैल्यू होगा इसका व्हेन द डायमंड वाज इंटैक्ट, और आफ्टर बीइंग ब्रोकन वैल्यू हो गया 30 यूनिट्स। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 70 यूनिट्स का, दैट इज लॉस। ये जो डिफरेंस है ये तो लॉस है। और 70 यूनिट्स की वैल्यू में क्वेश्चन में दी है ₹1,40,000, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? 1 यूनिट हो गया ₹2,000। क्वेश्चन पूछ कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल डायमंड। 2000 1 यूनिट है, 100 यूनिट हो जाएगा 2 lakhs, ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C and D have some money between them. Money with B is 20% more than money with A, as well as 20% less than money with C. If D has ₹1560, which is 30% more than the money with B, so what is the total money between A, B, C and D together? Okay. तो डी के पास अमाउंट ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज ₹1560, और अमाउंट विद बी इज 30%, अमाउंट विद डी इज 30% मोर देन मनी विद बी। बी से 30% ज्यादा है, 30% यानी कि 3/10 ज्यादा है। देखिए अगर बी के पास 10 रुपीज है तो डी के पास 13 है, यानी कि बी के पास अमाउंट कितना हो जाएगा? 10/13 ऑफ दिस वैल्यू। 13 से काटेंगे तो 120, यानी कि 1200 आ जाएगा बी के पास अमाउंट। क्लियर है? बी के पास अमाउंट हो गया 1200, डी के पास है 1560, और बी से फिर ए और सी का कंपेयर कराया हुआ है। मनी विद बी इज 20% मोर देन मनी विद ए, 20% यानी कि 1/5 ज्यादा है बी के पास, 1/5 ज्यादा है, यानी कि अगर ए के पास 5 है बी के पास 6 है, ए के पास 5 है बी के पास 6 है, तो ए के पास अमाउंट हो जाएगा 5/6 ऑफ 1200, विच विल बी इक्वल टू 1000। क्लियर है? ठीक है। और सिमिलरली अमाउंट विद बी इज 20% लेस देन मनी विद सी, यानी कि 1/5 कम है सी से। तो अगर सी से 1/5 कम है, बेस में क्या आएगा? बेस में वैल्यू आएगी सी की, हमेशा ध्यान रखना कंपेयर जिससे करा रहे हैं बेस में वो आएगा। तो सी के पास अगर अमाउंट 5 है, बी के पास 4 है, बी के पास 4, सी के पास 5, 4 की वैल्यू 1200, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4 इंटू 1200, यानी कि 1500। सारी वैल्यूज आ गई, बस इनको ऐड कर लेना है। तो 1000 प्लस 1200 2200 3700 5260 रुपीज आ गया आंसर हमारा। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ सैपलिंग्स आर लाइंग एट अ प्लेस बाय द साइड ऑफ अ स्ट्रेट रोड। तो एक स्ट्रेट रोड के एक साइड पे नंबर ऑफ सैपलिंग्स पड़ी हुई हैं। दीज आर टू बी प्लांटेड in a straight line at a distance interval of 20 meters between two consecutive saplings. John the forester can carry only one sapling at a time and has to come back to the original point to get the next sapling. In this manner, he covers the total distance of 1800 meters or 1.8 kilometer, whichever was given. How many saplings does he plant in the process if he ends at the starting point? So the question is saying कि एक पर्सन है, एक जगह पे सारी की सारी हमारी सैपलिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ से इकट्ठा करके क्या वो करता है, सैपलिंग्स को लगाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ इंटरवल ऑफ 20 मीटर्स। अच्छा सवाल है, ठीक है, 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे लगाता है। और लगाने के लिए क्या करता है, एक बार में वो एक ही सैपलिंग लेके जा सकता है, सो ही हैज टू कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट टू गेट द नेक्स्ट सैपलिंग। ओके, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्या स्टोरी बनेगा हमारा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, पहली सैपलिंग कहाँ पे लगाएगा? पहली सैपलिंग कहीं भी लगा सकता है, बट स्टार्ट से ही स्टार्ट करेगा, उसको थोड़ी पता है टोटल कितनी है, कहाँ तक जाएंगी। तो पहली सैपलिंग उसने स्टार्ट पे लगाई पहली, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में सो ये फर्स्ट सैपलिंग है हमारी। सेकेंड सैपलिंग लगाएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ इंटरवल ऑफ 20 मीटर्स, बट उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, वो सैपलिंग को लेके जाएगा, लगाएगा और फिर लौट के आएगा। क्लियर है? तो यानी कि फॉर द फर्स्ट सैपलिंग उसको 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। सेकंड सैपलिंग के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 20 मीटर्स जाने में, 20 मीटर्स लौटने में, यानी कि 20 + 20 40 मीटर्स ट्रैवल किया उसने। अब थर्ड सैपलिंग जब वो लगाएगा तो उसके लिए उसको 40 मीटर्स जाना पड़ेगा और फिर 40 मीटर लौट के आना पड़ेगा, यानी कि थर्ड के लिए 40 + 40 80 मीटर्स टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20 + 20 था और यहाँ पे 40 + 40 है। अब फोर्थ सैपलिंग लगाने जाएगा, फिर वही कहानी है, इस बार कितना जाएगा, 60 जाएगा और फिर 60 लौट के आएगा। तो यानी कि 60 + 60 टोटल 120 उसने ट्रैवल कर लिया। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही लेट अस से वो टोटल n सैपलिंग्स लगाता है,
तो nth सैम्पलिंग के लिए कहानी क्या होगा, देखो जो भी हम सैम्पलिंग लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ के लिए कितना जा रहा है वो 120 जा रहा है, इजंट इट सो, विच इज वॉट, अगर इसको जनरलाइज करें तो उसको एक सैपलिंग के लिए टोटल अगर 20 है, डिस्टेंस कितना होगा, nth सैपलिंग के लिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि एपी बन रहा है हमारा 0, पहली सैपलिंग के लिए 0 डिस्टेंस है, फिर 20, 40, 60 एंड सो ऑन, तो nth के लिए होगा n-1 इंटू 20। एपी का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स डी, डी यहाँ पे हमारा 20 है और a तो 0 है, ठीक है, तो n-1 इंटू 20 हो गया, लेकिन ये जाके लौट के भी आएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी इसकी 40 इंटू n-1। क्लियर, बस इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है, सो 0 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120 टिल 40 इंटू n-1, दैट इज इक्वल टू 1800। 40 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगी वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n-1, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1800। 40 से डिवाइड कर दोगे तो 1 से लेके n-1 तक का सम हमारा आ जाएगा, that will be equal to 1800 upon 45 upon 40 which is equal to 45। ये 45 के बराबर आ गया। अब 1 से लेके कहाँ तक का सम हमारा 45 के बराबर आता है, वी नो कि 1 से 9 तक का सम इज इक्वल टू 45, 1 से 9 तक का सम इज इक्वल टू 45, बट ये ध्यान रखना कि 9 हमारा किसके बराबर हो रहा है, n-1 के, सो n-1 इज इक्वल टू 9, सो n विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, n विल बी इक्वल टू 10। इज इट क्लियर, ठीक है। और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए कि लास्ट में n ही ले आते, तो हम ये कर सकते हैं कि पहली वाली सैपलिंग को हटा दो, ठीक है, 0 को हटा दो एक बार सीक्वेंस से, तो हमारा 1 से लेकर n तक का सम ले लेते, लास्ट में n 9 आ जाता है और फिर 1 ऐड कर देते लास्ट में, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई इसमें चक्कर नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि पहले स्टार्ट में भी एक सैपलिंग लगेगा, बिकॉज बहुत बार गलती ये हो जाएगा कि उसको मिस कर जाओगे तो आंसर 9 मार्क कर दोगे, आंसर 10 होगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि इफ ही एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आखिरी सैपलिंग यहाँ पे लगाने के बाद में वो वापस आता है, ठीक है, ही कम्स बैक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 1/2 फॉर एवरी डे नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन फॉर ए डे, कि किसी पर्टिकुलर दिन बारिश होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। मुझे मंडे को बारिश होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ट्यूसडे को बारिश होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, वेडनेसडे को होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, सो फॉर ईच डे द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द चांस दैट इट रेन्स ऑन एट लीस्ट 1 डे ड्यूरिंग द होल वीक, तो हमें पता लगाना है इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एट लीस्ट 1 डे, कम से कम एक दिन तो बारिश होता है। तो एक चीज तो देखो क्लियर है यहाँ पे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होगी, क्योंकि किसी एक दिन बारिश होने का प्रोबेबिलिटी ही 50% है, डेफिनेटली 50% से मच हायर होगा, तो ऑप्शन ए तो आंसर कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, फिर होगी क्या। प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है एट लीस्ट 1 डे बारिश हो, कम से कम एक दिन तो हो, तो इंस्टेड ऑफ ये प्रोबेबिलिटी निकालने के हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी इस बात की कि किसी भी दिन रेन नहीं हुआ, नो रेन व्हाटसोएवर फॉर द होल वीक, वीक में हुए 7 दिन, किसी भी दिन बारिश नहीं चाहिए हमको, ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक दिन बारिश नहीं चाहिए 1/2, और किसी भी दिन बारिश नहीं चाहिए 1/2 टू द होल पावर 7, ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगा दैट नो रेन फॉर द होल वीक। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें वो केसेस मिल जाएंगे जब किसी ना किसी दिन तो बारिश होगा, कम से कम एक दिन जरूर होगा, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, सारे 7 दिन भी हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है एटलीस्ट 1, तो 1 माइनस 1/2 टू द होल पावर 7, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128, तो 1 माइनस 1/128, सो आंसर विल बी 127 अपॉन 128। और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या किया था खुराफात, कि ऑप्शन में नहीं दिया था ये, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या हुआ, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक खुराफात और कभी कभी की जाती है कि इंस्टेड ऑफ होल वीक लिख दिया जाता है होल वर्क वीक, यानी कि 5 डेज में, और मेंशन होगा उस केस में कि मंडे से फ्राइडे तक की बात कर रहे हैं, तो उस केस में फिर हमें ध्यान रखना है 1/2 टू द पावर 5 करना है, ठीक है, क्लियर है। हालांकि वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा, यहाँ पे है पूरे वीक की बात कर रहा है, पूरे 7 दिन की बात कर रहा है, आंसर विल बी 127 अपॉन 128। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A trader increases his sales price by 40% to increase his revenue, but due to this, the item sold by him decreased by 40%. तो सेल्स रेवेन्यू का क्या होगा अल्टीमेटली, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या हो रहा है कि वो जो अपना प्राइस है उसको इंक्रीज कर रहा है 40% से, 40% से प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि प्राइस हो जा रहा है कितना, प्लस 40% हो जा रहा है, प्लस 40% हो जा रहा है, इज दैट इट सो। 40% से इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ,
कि 2/5 से इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस तो हो जा रहा है 7/5, 7/5 हो जा रहा है, बट इसकी वजह से जो उसका आइटम्स है, आइटम सोल्ड, दे हैव डिक्रीज्ड बाई 40%, उनमें डिक्रीज आ रहा है 40% का, यानी कि 2/5 का डिक्रीज आ रहा है, यानी कि दे हैव बिकम 3/5। तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ा उसका रिवेन्यू पे, रिवेन्यू हो जाएगा 21/25, और परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, 21/4 84%, यानी इनिशियल वैल्यू का 84% हो जाएगा, डिक्रीज करेगा और 16% से डिक्रीज करेगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? या फिर ऐसे भी देख सकते थे, बिकॉज सक्सेसिव चेंज जैसा ही है, इंस्टेड ऑफ दो वैल्यूज में चेंज होने के, सक्सेसिव चेंज ठीक वैसे ही है, क्योंकि हम रिवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिवेन्यू के बारे में एक तरह से एक चीज समझो कि इंस्टेड ऑफ दो अलग अलग स्टेप पे चीजों को, मतलब ऐसे समझने के कि हमारा सेल्स प्राइस पे इंक्रीज आया 40% का, और उसका जो आइटम्स क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है 40% से, जो सेल कर रहा है वो क्वांटिटी या वॉल्यूम। ठीक है, सो ऐसे हम समझ सकते हैं कि रेवेन्यू पे पहले वाले से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब 40% से इंक्रीज आएगा तो रेवेन्यू हमारा 5 से 7 हो जाएगा, 40% से बढ़ जाएगा, और सेकंड वाले की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, रेवेन्यू उसका कम हो जाएगा 40% से, यानी कि 5 से 3 हो जाएगा। वही सेम बात है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से सक्सेसिव चेंज ही तो है, तो 25 से 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिक्रीज कितने का आया, 4 का डिक्रीज आया है, 4 का डिक्रीज आया है 25 में, तो 4/25 इंटू 100 दैट विल बी 16% का डिक्रीज। या सक्सेसिव चेंज से भी निकाल सकते थे कि +40 -40 -1600/100, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, ये वैल्यू सबसे आसान है निकालना, पर ये समझना जरूरी है कि ये चीजें अप्लाई क्यों करती हैं, क्यों सक्सेसिव चेंज यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 types of inlet pipes A and B are used to fill a tank. 20 pipes of A type and 30 pipes of B type are used. The tank gets filled in 20 minutes. तो अगर 20 टाइप्स ऑफ, अगर हम एफिशिएंसी मान लें कि ए पाइप का एफिशिएंसी ए है और बी पाइप का एफिशिएंसी बी है, ठीक है, तो 20 पाइप्स ऑफ ए टाइप प्लस 30 पाइप्स ऑफ बी टाइप से क्या हो रहा है, हमारा टैंक फिल कर जा रहा है 20 मिनट्स में। और इंस्टेड अगर हम 10 ए टाइप ऑफ पाइप ले रहे हैं और 20 बी टाइप ऑफ पाइप ले रहे हैं, तो उस केस में टैंक को फिल करने में लग रहा है 60 मिनट्स का टाइम। यानी कि टाइम का रेशियो क्या है, 1:3 का है, तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक है उसका उल्टा होगा, 3:1 का रेशियो होगा, 3:1 का रेशियो होगा, इजंट इट सो? यानी कि 20A प्लस 30B का एफिशिएंसी इज 3 टाइम्स ऑफ 10A प्लस 20B। क्लियर है? अब ये वैल्यू देखो, लग नहीं रहा है कि ये 3 टाइम्स होगा, तो कुछ ना कुछ तो लोचा निकलेगा। 20A प्लस 30B इज इक्वल टू 30A, तो 20A प्लस 30B इज इक्वल टू 30A प्लस 60B। 30A माइनस 20A विल बी इक्वल टू 10A, और माइनस 60B प्लस 30B यानी कि माइनस का 30B इज इक्वल टू 10A। सो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू माइनस का 3B, विच इंप्लाइज कि ए और बी में से एक हमारा पाइप जो है वो क्या है, वो आउटलेट पाइप है, लीकेज है एक तरह का। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, ए इज इक्वल टू -3B। और टोटल वर्क यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3B आ गया है। ठीक है, सो यानी कि अगर हम एफिशिएंसी बी की मान लें इक्वल टू 1 मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -3। ओके, तो वर्क कितना हो जाएगा, किसी भी एक वैल्यू फिट कर दो, अगर हम नीचे फिट करेंगे तो 60 इंटू 10A, यानी कि 10 इंटू -3 प्लस 20 इंटू 1, दिस इज 20 -30 माइनस का 60। एक सेकेंड ए को निगेटिव नहीं करते हैं, ए को पॉजिटिव मान लो तो बी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वे दिस विल बी 10 इंटू +3 प्लस 20 इंटू -1, यानी कि 60 यूनिट्स हमारा वर्क आ गया, 60 इंटू 30 माइनस 20, 60 इंटू 10, 600 यूनिट्स वर्क आ गया टोटल। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, बट दैट्स इट। और फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप्स ऑफ टाइप ए एंड 5 पाइप्स ऑफ टाइप बी आर यूज्ड इंस्टेड, तो कितना टाइम लगेगा फिलअप होने में। ओके, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी जो होगी टोटल इस केस में, तो 600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाइप ए की एफिशिएंसी है 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1, तो दैट विल बी 600 बाई 9 माइनस 5, यानी कि 600 बाई 4, सो आंसर विल बी 150 मिनट्स। क्लियर है? ओके,
कोई दिक्कत? पंगा ये है इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो तो गलत है, बिकॉज एक पाइप हमारा इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा, और डेफिनेटली अगर ये फिलअप कर रहा है तो बी वाला हमारा आउटलेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 10 मीटर्स, वन काउ इज टाइड at each corner of the field by the means of a 5-meter long rope. So we have to find how much percentage of the area cannot be grazed. देखे दिखाए क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व किए हुए हैं, सबने सॉल्व किए होंगे, स्कूल में तो पक्का किए होंगे। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे अगर एक काऊ यहाँ पे बंधी हुई है, इधर टीर है, एक इधर और एक इस कॉर्नर पे, 4 कॉर्नर ही होते हैं। ठीक है, और काऊ कितना कर पाएगी अल्टीमेटली? अगर ये स्क्वायर फील्ड है हमारा, इसका एक डायमेंशन 10 मीटर्स है, और डेफिनेटली साथ में हमें पता है कि काऊ को 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा है, तो बस इतना ही तो ग्रेज कर पाएगी, इससे आगे थोड़ी बढ़ पाएगी। और ये रेडियस कितना है? दिस विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। सिमिलरली फॉर दिस काऊ, दिस रेडियस विल बी 5 मीटर्स, और वो इतना ग्रेज कर पाएगी। सिमिलरली फॉर द अदर 2 काउस, इतना ही वो ग्रेज कर पाएंगे। और क्वेश्चन से पूछ रहा है कितना एरिया नहीं ग्रेज कर पाएंगे, यानी कि इस एरिया को परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है इन कंपेरिजन टू टोटल स्क्वायर वैल्यू, टोटल स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है? दैट इज 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। और इन सारे पोर्शंस का, दीज आर क्वार्टर सर्कल्स, क्वार्टर सर्कल्स हैं, 90 डिग्री का एंगल है, तो चारों सर्कल्स, क्वार्टर सर्कल्स को मिला देंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। तो एरिया दैट इज ग्रेज्ड, उसका वैल्यू कितना आ रहा है? दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर इज 5, पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 पाई। क्लियर है? 25 पाई आ गया। तो एरिया ग्रेज्ड का परसेंटेज में वैल्यू कितना आएगा? दैट विल बी 25 पाई अपॉन 100। 25 से काटेंगे 4 बचेगा, पाई बाई 4, यानी कि 3.14 बाई 4। ओके, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा रेशियो में? मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं, सो ये डेसिमल चला गया अपना 314 बाई 4, तो 4 7 ज़ा 28 बचा 34, 4 8 ज़ा 32, 78.50% एरिया ऐसा है जो कि काउज ग्रेज कर ले रही हैं, और जितना ग्रेज कर रही है उसके बाद जो बच गया वही वो एरिया है जो कि नहीं कर पा रही ग्रेज। सो ऑप्शन बी 21.5% विल बी अवर आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 100 people are surveyed for using different payment instruments, UPI, internet banking and credit card. It was found 1000 people है, 1000 people are surveyed. It was found that 280 people use UPI and credit card both. Fine. So सबसे पहले अपने सेट बना लेते हैं, वेन डायग्राम प्रॉपर। तो 3 टाइप के हैं यूजर्स, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड। टोटल 1000 है पीपल, एंड इट इज गिवन दैट 280 पीपल यूज यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड बोथ। अब देखो यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ है, एज वी डिस्कस्ड इन अवर वेन डायग्राम एंड सेट थ्योरी सेशंस एज वेल, कि अगर ओनली नहीं मेंशन्ड है तो हमेशा जैसे यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के लिए लिखा है तो इसे ये एज्यूम नहीं करेंगे ये 280 लोग इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, तो ये 280 को हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, दिस इज द टोटल 280। ठीक है, सिमिलरली 280 पीपल यूज क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग, सो दिस विल बी 280। एंड लास्टली 230 पीपल यूज यूपीआई एंड इंटरनेट बैंकिंग, तो 230 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा फाइनली। ठीक है, और लास्ट में 80 पीपल यूज्ड ऑल 3, तो 80 को हमने बीच में फिलअप कर दिया, इसके बाद में बाकी फिलअप हो जाएंगे। इफ दिस इज 80 टोटल 280 है तो दिस विल बी 200, दिस इज 80 टोटल 280 है, दिस विल बी 200, एंड सिमिलरली यहाँ पे दिस विल बी 150। देन 100 पीपल यूज नन ऑफ देम, तो 100 पीपल तो बाहर आ गए, ये तो बिल्कुल बाहर आ गए। इसके बाद में क्वेश्चन सिंग नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ओनली यूपीआई, ओनली इंटरनेट बैंकिंग एंड ओनली क्रेडिट कार्ड वर इक्वल इन नंबर। तो अगर ये वैल्यू x है हमारी, दिस विल ऑल्सो बी x, दिस विल ऑल्सो बी x। ठीक है, टोटल को अपना 1000 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना टोटल में हमारा ये 100 भी आएगा, बिकॉज 1000 में ये 100 भी तो है। सम कर लो कितना आएगा, दिस इज 200, दिस इज 200, 400 एंड प्लस 230, 630, तो 630 प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 3x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 1000। तो 3x will be equal to 1000 minus 730, 270. So यहाँ से x will come out to be equal to 90. Now the question is asking, find the ratio of people who use only credit card with those who use either credit card or UPI or both. You can see that questions in general
इस सेट में जो भी हमने डिस्कस किए हैं दे आर स्लाइटली टाइम टेकिंग. ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली, कुछ क्वेश्चंस ईजी हैं, कुछ सेटर्स हैं, बट इन जनरल क्वेश्चंस आर टेकिंग टाइम. सो दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट टाइम टेकिंग तो डेफिनेटली है. टाइम ले रहे हैं तो टाइम ही तो लिमिटेड है, टाइम भी तो कंस्टेंट है. ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल हु यूज ओनली क्रेडिट कार्ड. तो ओनली क्रेडिट कार्ड वाले कितने होंगे, 90 होंगे. ओनली क्रेडिट कार्ड, ओनली यूपीआई, सब तो 90 है. तो ओनली क्रेडिट कार्ड दैट विल बी 90 और डिवाइडेड बाई दोज हु यूज ईदर क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और बोथ. ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और बोथ. तो बेसिकली हमें क्या नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और बोथ का मतलब ये हुआ कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो या तो कुछ भी यूज़ नहीं करते और या फिर जो सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं. बस इन दोनों को हटाना है, बाकी सब कुछ चाहिए. क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और बोथ में बाकी सब आ जाएगा. सो यानी कि ये 100 वैल्यू है और ये 90 है. 190 को 1000 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि 810 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इज इट क्लियर? बाकी को ऐड करने से अच्छा है जो हटाने उनको हटा दो. 90/180, 90/810 यानी कि 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. क्लियर? ठीक है, आंसर विल बी 1/9, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 3 types of sugar of weight 328, 456 and 616 kilograms were ordered by a shopkeeper. He wants to make sugar packets in such a way that each packet has only one type of sugar and the weight of each packet is also the same. So what could be the maximum weight of one packet of sugar? Basically क्या करना है, maximum weight चाहिए यानी क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए इन सारी वैल्यूज का. HCF ऑफ 328, 456, 616. 4 से तो डिविजिबल दिख ही रहे हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं 4 से डिविजिबल है. क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या 8 से डिविजिबल है? किसी भी एक को चेक कर लो. 328, यस, दिस इज डिविजिबल बाई 8. 456, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8. 616 सारे डिविजिबल बाई 8 है. 16 से डिविजिबल 328 नहीं है डिविजिबल, तो एक भी नहीं है, तो 16 हमारा नहीं हो सकता आंसर. ऑप्शन सी आंसर होगा. क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा 8 kgs. इजी क्वेश्चन. A bag contains 7 apples and 6 oranges. If you select 5 fruits randomly from the bag, in how many ways can this be done such that you get at least 3 apples? कम से कम 3 एप्पल्स तो मिलने चाहिए. टोटल हमें 5 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, बट हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एप्पल्स. केसेस बनेंगे. पहला केस बनेगा जबकि 3 एप्पल्स हो, 3 एप्पल्स 2 ऑरेंजेस. सेकेंड केस 4 एप्पल्स 1 ऑरेंज. और थर्ड केस 5 एप्पल्स और 0 ऑरेंज. तो पहले केस में क्या होगा तरीका, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3 एप्पल्स हैं यानी कि 7 में से 3 लेने हैं. 7C3 इंटू 6C2. सेकेंड केस में वैल्यू आएगा 7C4 इंटू 6C1 और लास्ट वाले केस में 7C5 इंटू 6C0. 7C3 कितना होगा, 7 इंटू 5 35 इंपॉर्टेंट इंटू 15 which will be equal to 350 plus 175 525. Next 7C4 that will also be equal to 7C3. दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है. NCR is equal to NCR minus R 35 into 6. So this will be 210. And lastly 7C5 will be equal to 7C2 यानी कि 7C2 will be 7 to 6 by 2 21 into 1. So this will be 21 only. टोटल कितना आया, 5 to 700 700 20 30 50 756. आंसर इज 756. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 21.6 years. इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन is 22 and average age of the group of women is 21. तो find the ratio of men and women in the combined group. Easy question. men का एवरेज एज गिवन है 22, women का गिवन है 21 और टोटल एवरेज कितना है 21.6 का. एलिगेशन कर दिया. 21.6 माइनस 21 कितना है 0.6 एंड 22 माइनस 21.6 इज 0.4 यानी रेशियो कितना आ गया 6:4 का, विच इज नथिंग बट 3:2. और मेन और वुमेन का रेशियो आ गया हमारा 3:2 और उसी ऑर्डर में पूछा है तो 3:2 विल बी अवर आंसर. ऑर्डर लास्ट में ध्यान रखना है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार एग्जामिनर क्या करेगा लास्ट में वुमेन और मेन कर देगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज उस तरह से ऑप्शन भी दिए हुए हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the sum of 19 terms of an arithmetic progression is same as sum of 21 terms of the AP, then find the sum of first term and 40th term of the AP. बड़े पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में आंसर बड़ा पॉपुलर टाइप ही आता है. ठीक है, पर देख लेते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट, समझना इंपॉर्टेंट. तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ 19 टर्म्स
इज इक्वल टू सम ऑफ 21 टर्म्स। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20th टर्म है और जो 21st टर्म है उनका वैल्यू कितना है, सम कितना है, 0 के बराबर होगा, उनका सम 0 के बराबर होगा। तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि सम ऑफ 19 और सम ऑफ 21 टर्म्स इक्वल हो जाए। और 20th टर्म क्या होगा, अगर हम a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी के हिसाब से देखें तो दिस विल बी a प्लस 19 टाइम्स डी, और 21st टर्म होगा a प्लस 20 टाइम्स डी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और हमसे अब पूछ रहा है फर्स्ट टर्म यानी कि a और 40th टर्म के बारे में। 40th टर्म क्या होगा, a प्लस 39 डी, तो बेसिकली ये हमारा a है पहला वाला, और ये बाद वाला 40th टर्म है। तो दिस इज t1, दिस इज t40, t1 प्लस t40 इज इक्वल टू 0। बस खत्म सवाल, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा जुगाड़ है, दैट्स ऑल। इधर का कॉमन डिफरेंस उधर दे देना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्सो इसको ऐसे भी सोच सकते हो दिमाग में कि पहले वाले केस में हमें क्या पता है कि 20th और 21st टर्म यानी कि 20 प्लस 21 कितना, 41, ठीक है, 41 के आसपास वैल्यू आया, 41 वैल्यू आया, क्योंकि एपी के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एपी में मान लो कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि इस चीज़ को और क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जांपल हम एपी में सम कर रहे हैं T19 प्लस T31 का, और ठीक है, उसका हमें लेटर से वैल्यू गिवन है 96, और क्वेश्चन हमसे पूछे कि T30 प्लस T30 नहीं T40 प्लस T20 का सम क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हमको यहाँ पे दिख रहा है 19 प्लस 31 कितना है, एक सेकेंड, ये 10 करते हैं इसको, 19 प्लस 31 है 50, और यहाँ भी सम आ रहा है 50, तो डेफिनेटली यहाँ भी सम हमारा 96 होगा, ठीक है। और ऐसा समझा इसलिए रहा हूँ बिकॉज लिखोगे नहीं, इतना लिख के समझा रहा हूँ, बट तुमको ये बात दिमाग में सोचनी है, ठीक है, कि हमें गिवन है कि 19 टर्म और 21 टर्म्स का सम सेम है, विच इंप्लाइज कि 20th और 21st यानी 41, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, फर्स्ट और 40th 41, यानी कि सेम होगा। और पहले वाले केस में 0 है, दूसरे वाले केस में भी 0 ही होगा। क्लियर है। तो कोई एक क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में डन हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, बट ये एपी में होगा, ये और कहीं पे नहीं अप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस P and Q is 450 kilometers. So there is a station P, there is a station Q, and the distance between them is 450 kilometers. A train starts from station P at 10:30 a.m. and travels towards Q at 80 km per hour. So 80 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है. Another train starts from station Q at 10 a.m. and travels towards P at 60 km per hour. At what distance from station P will the two trains cross each other? ठीक है, जब भी कभी ऐसा मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि दोनों ट्रेन्स के ट्रैवल टाइम को हमें सेम बनाना है। यानी कि अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही हैं तो फिर हमको दोनों ट्रेन्स को सेम टाइम पे स्टार्ट करवाना है, ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट करवाना है। उसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम दोनों तरीके हम इस क्वेश्चन में अभी भी देखेंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है, 10 AM पे हमारी क्यू ट्रेन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्यू ट्रेन हमारी 10 AM पे स्टार्ट हो रही है, तो उसको 10 से 10:30 तक चलने दो, अकेले चलेगी 10:30 तक, तो उसको पी का साथ नहीं मिलने वाला, पी वाली ट्रेन का, पी से जो आ रही है, ठीक है। 10:30 तक कितना वो चल जाएगी, वो 30 किलोमीटर चल जाएगी, 30 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि डिस्टेंस अब बचा कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारा 420 का, और 10:30 पे क्या होगा, अब डिस्टेंस बचा है 420, और अब हमारा पी ट्रेन भी चल रहा है, पी वाले से भी जो ट्रेन चल रहा है वो भी चल रहा है, वो 80 की स्पीड से चल रहा है और ये 60 की स्पीड से चल रहा है। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में एडअप हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी 80 प्लस 60 विच इज 140। तो टाइम टेकन विल बी व्हाट, टाइम टेकन विल बी 3 आवर्स का, 420 बाई 140 यानी कि 3 आवर्स का टाइम लगेगा। 3 आवर्स के बाद में इनकी मुलाकात होगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन पी विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, फ्रॉम द स्टेशन पी विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। तो ये कितना चली है भाई, ये 80 की स्पीड से 3 आवर्स चली है, तो 80 इंटू 3 240 किलोमीटर चली है। आंसर विल बी 240, ऑप्शन सी। और अगर क्यू से पूछता तो 210 आंसर होता। क्लियर है, ठीक है। एक और तरीका इस क्वेश्चन को देखने का क्या होता है कि दोनों सेम ही है, ये तरीका ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि कई बार दूसरे में कंफ्यूज भी हो सकते हो आप, पर वो तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है, समझ तो लेते ही हैं, कंफ्यूज नहीं होगे तो वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों एक ही बात है कि इंस्टेड ऑफ क्यू को आगे बढ़ाने के हम पी को पीछे लेके चले जाएं, फर्क क्या पड़ता है कि पी भी 10 बजे हमने मान लिया स्टार्ट की थी, और अगर पी 10 बजे स्टार्ट की थी तो आधे घंटे में कितना ट्रैवल किया होगा पी ने, 40 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। यही टोटल डिस्टेंस हमारा अब कितना आ गया, 40 प्लस 450
490 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 490 किलोमीटर हो गया, और रिलेटिव स्पीड है 140 की, 490 डिवाइड बाई 140 यानी कि 3.5 आवर्स के बाद में ट्रेन आपस में टकराएं मिलेंगी, क्रॉस करेंगी, टकराएंगी नहीं, ठीक है। तो 3.5 आवर्स के बाद में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इज दैट क्लियर? और 3.5 आवर्स में पी कितना चला होगा? 80 इंटू 3.5 यानी कि 280, और इसमें से ये 40 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमारा पी पॉइंट तो यहाँ पे है ना, पी से डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है जस्ट इन केस। क्लियर है? ओके। और ये तब ज़्यादा हैंडी होगा जबकि हमें क्यू से डिस्टेंस निकालना हो, बिकॉज उस केस में हम पी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी क्यू से डिस्टेंस नहीं निकालना था, हमको पी से निकालना था, तो हमने क्यू में मॉडिफिकेशन किया। सो ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगी बात। ओके। और ये जुगाड़ हमको इसलिए भी सीखने चाहिए बिकॉज इससे हम हर जगह पे मैथमेटिकली चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, बट ये समझ में आएगा तो बाकी चीज़ें भी बेहतर समझ में आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is, if there are 8 Japanese and 5 Indians, there are 8 Japanese, 5 Indians, in how many ways can a group of 6 of them can be selected such that, क्या होना चाहिए ग्रुप में? एट लीस्ट 4 जापानीज तो होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जापानीज। ओके। सो यहाँ भी क्या है? सिमिलर केस है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा एक और क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जापानीज लेने हैं, केसेस बनेंगे। तो या तो हमारे 4 जापानीज होंगे, 2 इंडियंस होंगे, या 5 जापानीज होंगे, 1 इंडियन होगा, या सारे जापानीज होंगे और 0 इंडियंस होंगे। 4 जापानीज वाले में 8C4 इंटू 5C2, देन 8C5 इंटू 5C1, और लास्टली 8C6 इंटू 5C0। पहले केस में वैल्यू क्या आएगा? 8C4 कितना होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से यहाँ पे 2 बचा तो 70 आ गया, 70 इंटू 10, 700 वैल्यू आ गई। 8C5 यानी 8C2 हो गया, 8C3 हो गया। 8C3 क्या होता है? 8 इंटू 7 56, ठीक है। देखो 6C3 होता है 5 इंटू 4, 6 को छोड़ दो 20। 7C3 होता है 6 को छोड़ दो 7 इंटू 5, बिकॉज 6 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज वाई 6 को छोड़ रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 35। सिमिलरली 8C3 होता है 8 इंटू 7, अगेन 6 को छोड़ना है 56। तो ये 3 वैल्यूज को याद रखना है, ये कई बार यूज होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि 6 को हमें हर बार छोड़ना है बिकॉज 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। 56 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 280, और 8C6 क्या है? दैट इज 8C2, ठीक है। 8C2 यानी 28 इंटू 1, तो दिस इज 28 ओनली। तो वैल्यू आ जाएगा 700 प्लस 200 900 980 1008। आंसर विल बी 1008 विच इज नॉट ऑफ दीज। एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दिया था 1008, सो 1008 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ रॉक क्लिफ फेसिंग द सी, ही सॉ अ बोट कमिंग टुवर्ड्स द शोर। तो एक रॉक क्लिफ पे रमन बैठा हुआ है, तो वहां से ही इज ऑब्जर्विंग, so he was observing that a boat is coming towards the shore. In 30 minutes the angle of depression changed from 30 to 60 degrees. बोट एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, पहले इनिशियली एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 का, 30 मिनट्स बाद में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा चेंज हो गया है 60 में। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच मोर टाइम इन मिनट्स विल द बोट टेक टू रीच द शोर। तो बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में फ्रॉम दिस वन टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स का। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अब शोर तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। एज्यूम करते हैं 30 के सामने वाला साइड के हिसाब से, 30 का सामने वाला साइड या सबसे छोटी साइड जो हमारी, सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या आने वाली है? लेट अस एज्यूम कि हम इसको इससे स्टार्ट करते हैं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये इस 30 के सामने वाला साइड है, ठीक है। एंड इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो हमारा हाइट कितना आ जाएगा? हाइट विल बी √3, 30 60 90 के ट्रायंगल में, ठीक है। और फिर इस 30 के सामने वाला इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में 30 के सामने √3 है, तो ये पूरा लेंथ कितना आ जाएगा? दिस विल बी √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। टोटल ये लेंथ हमारी 3 यूनिट्स है, और ये बच्चा वाला लेंथ 1 यूनिट है, तो बचा हुआ लेंथ कितना होगा? 2 यूनिट। इज इट सो? ठीक है, क्लियर है। और 2 यूनिट को ट्रैवल करने में लगे 30 मिनट, तो 1 यूनिट को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? जस्ट हाफ, यानी कि 15 मिनट्स का। आंसर विल बी 15 मिनट्स, ऑप्शन बी। क्लियर है? कहीं कोई समस्या? ठीक है, दैट विल बी द आंसर।
फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वन. और ये क्वेश्चन में आई डू नॉट नो कि ऑप्शंस क्या थे. 2 3 4 6 7 8 10 11 12 44 320. बट पैटर्न जो दिख रहा है, बिकॉज और तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, द ओनली पैटर्न दैट इज विजिबल इज ये 2 और 4 से हमारा 3 आ रहा है, विच इज़ द एवरेज ऑफ 2 एंड 4. सिमिलरली 6 और 8 से 7 आ रहा है, विच इज़ एवरेज. 10 और 12 से 11 आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो एवरेज. तो 44 से और इस वैल्यू से, अगर ये x है, 44 प्लस एक्स बाई 2 शुड बी 320. तो यहाँ से हमारा 44 प्लस एक्स आ जाएगा 640. सो x विल बी इक्वल टू 640 माइनस 44 विच विल बी 596. आई बिलीव कि 596 ऑप्शंस में दिया होगा. ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, बिकॉज और कोई पैटर्न तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि और किसी तरह से हम कनेक्ट कर पाएँ इनको. क्लियर है? ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट. कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? एक सेकंड, स्टार्ट से देखते हैं कितने क्वेश्चन कर लिए. आई बिलीव 18 क्वेश्चन होने चाहिए, बिकॉज 2 क्वेश्चंस DI के थे जिनका कि मुझे लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पता है और पता हो भी नहीं पाता है, बिकॉज मेमोरी बेस्ड है. कैसे पॉसिबल होगा उतना लंबा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पता होना. 3 then 4 5 6 7 8. लास्ट में सीरीज के भी 2 क्वेश्चन हम लोग अभी रैप अप कर लेंगे. ठीक है, जो वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, बट ठीक है, मैथ में भी डिस्कस कर सकते हैं उसको. और आई बिलीव सेशन में जो भी हमने मेथड सीखे हैं आप उनको रेप्लिकेट करोगे, दोबारा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करके अपने मेथड बना लोगे. चीज़ों को, छोटी छोटी बातें जो हमने डिस्कस की हैं उनको समझोगे, उनकी गहराई को समझोगे, उन बातों को समझोगे, और डेफिनेटली अपना जो क्वेश्चन सॉल्विंग है इंप्रूव करोगे उसको. तो यस, टोटल 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. 2 अदर्स वर DI क्वेश्चन. ठीक है, सो उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम सीरीज के डिस्कस कर लेते हैं कंपनसेट करने के लिए, और टोटल 20 हो जाएंगे. सो सीरीज का क्वेश्चन आया था, ये LR में आया था, 2 12 36 80. एंड देन हमें अगला नंबर पता लगाना है कि व्हाट इज दिस नंबर, एंड नेक्स्ट नंबर हमें गिवन था 252. 2 12 36 80, देन पता नहीं है, फिर 252 अगला नंबर गिवन है, और यही नंबर पता लगाना है. ठीक है, सो क्या पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है? 2 फर्स्ट टर्म है हमारा, तो फर्स्ट टर्म कैन बी सेड एज 2 into 1 हो सकता है. अगला टर्म है 12. 12 इज व्हाट? 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 into 3, 1 into 1, 1 into 2, 4 into 3, then 9 into 4, 16 into 5. ओके, और फिर इसके हिसाब से सो ये क्या आ रहा है, पैटर्न क्या आ रहा है? 2 then 3 then 4 then 5, ऐसा होना चाहिए. यस, सो दिस इज 1 का स्क्वायर इंटू 2, यह 2 का स्क्वायर इंटू 3, दिस इज 3 का स्क्वायर इंटू 4, दिस इज 4 का स्क्वायर इंटू 5. तो अगला टर्म होना चाहिए 5 का स्क्वायर इंटू 6, और फिर होना चाहिए 6 का स्क्वायर इंटू 7. सो इज इट 6 का स्क्वायर इंटू 7? 36 इंटू 7. सो यस, दिस इज 36 इंटू 7. सो हमारा बीच का टर्म हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी 25 इंटू 6, 150 विल बी अवर आंसर. ठीक है, दिस इज वन वे टू लुक एट इट. बट अगर ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो, और जरूरी भी नहीं है कि इसको देखो, यहाँ पे सिर्फ तुम डिफरेंस देखो इनके बीच का, जो हमने बार बार प्रैक्टिस किया सीरीज में. ठीक है, कि ये भी हमको आंसर दे जाएगा. तो 2 + 10 इज इक्वल टू 12, 12 + 24 इज इक्वल टू 36, 20 और 36 + 44 इज इक्वल टू 80. और फिर आगे सम कितना आ रहा है? 172 का जंप आ रहा है. ठीक है, बीच में एक और नंबर है. अब इनके बीच का पैटर्न ऑब्जर्व करें, 10 और 24. पहले हम 10 ऐड कर रहे हैं, फिर 24 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 14 का डिफरेंस है. तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए डिफरेंस? कितना? 20 का आ रहा है, यानी अगला +6 ज़्यादा आ रहा है, +6 ज़्यादा आ रहा है ना. तो इससे अगला जो होगा वहाँ पे 26 हमें ऐड करना चाहिए 44 में, यानी कि 70 ऐड करना चाहिए. इज इट क्लियर? और उससे अगले में फिर क्या होगा? +6 और होगा, यानी कि +32 हो जाएगा. सो 70 + 32 यानी कि अगले में +102 ऐड करना चाहिए. और 70 + 102 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 102. तो डेफिनेटली हमारा पैटर्न एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो आंसर हमारा होगा 80 + 70 एंड हेंस 150. क्लियर? ठीक है, तो चाहे तुम जो हमने तरीका पहले देखा ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देख लो, जैसे भी चाहो. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बट ये याद रखना है कि हमेशा हमारा ये वाला पैटर्न नहीं मिलेगा. ये भी हमने सीरीज में देखा है कि बहुत तरह के उबड़ खाबड़, अजीब और गरीब टाइप के पैटर्न्स होते हैं. तो ऐसा डेफिनेट नहीं है कि हमें कोई क्लियर पैटर्न इससे मिल ही जाए. ठीक है, डिपेंड करता है सीरीज पे. कई बार सीरीज स्क्वायर्स का होगा, अल्टरनेट सीरीज होगा, बहुत तरह का सीरीज होता है. तो ये हमें जानना है.
हर एक क्वेश्चन में देख के ही इंडिविजुअली हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल बी द इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो. और नंबर्स हमारे 27, देन 25, देन 343, देन 81. सो डेफिनेटली स्क्वायर्स और क्यूब्स दिख रहे हैं. ये 27 हमारा क्या है, दैट इज अ क्यूब, 3 का क्यूब है. 25 हमारा, दिस इज 5 का स्क्वायर. उसके बाद में 343 है विच इज 7 का क्यूब. 81 है विच इज 9 का स्क्वायर या 3 की पावर 4, बट 3 की पावर 4 से कनेक्ट नहीं होगा. यहाँ पे क्लियर पैटर्न दिख रहा है 3, 5, 7, 9, यानी कि अगला जो टर्म होगा वो 11 से रिलेटेड होगा, उसका अगला होगा 13 से रिलेटेड होगा, और जो हमसे पूछा जा रहा है वो 15 से रिलेटेड होगा. साथ में अल्टरनेट पैटर्न है क्यूब और स्क्वायर का भी. पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है, यानी कि दिस विल बी 11 का क्यूब, दिस विल बी 13 का स्क्वायर, दिस विल बी 15 का क्यूब. और क्वेश्चन आंसर में हमसे 15 का क्यूब ही पूछा है. 15 का क्यूब इज व्हाट, 15 स्क्वायर इज 225, 15 क्यूब इज 3375. सो आवर आंसर विल बी 3375. इज इट क्लियर? ठीक है. सो आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आएगा, सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना है इसको. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, और कोई फीडबैक है, कोई कंसर्न है आपका रिगार्डिंग वट एवर यू हैव, ठीक है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो. अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा. जैट के लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया. डिसीजन मेकिंग पे कुछ सेशंस डाले हुए हैं, बीआई का भी एक सेशन डाला हुआ है, क्वांट के सेशंस भी आज से आना शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन अदर वीडियोज़. ठीक है. अगर जैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैट के लिए भी स्टार्ट कर दो वीडियोज़ देखना. अदरवाइज जो जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आगे फ्यूचर में देने वाले हो तो कमेंट आप मेंशन कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल.